आते एक नए वीडियो में हमने सेट फर्स्ट के शुरू के 20 क्वेश्चन किए थे। अब ये उसका सेकंड पार्ट है, इसमें आपको पूरा पेपर करवा दिया जाएगा। यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं वो इस वीडियो में करवाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो एंड तक देख लेना। कोई डाउट हो कमेंट में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना और वीडियो एंड तक देखना, तभी आप समझ पाओगे। वीडियो को लाइक करना, ताकि मोटिवेशन वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना। ठीक है, करते वीडियो स्टार्ट। आप समझो, ये हमने सेट फर्स्ट है, इसका हमने शुरू के 20 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, खंड क्या किया था, उसके बाद ही जितनी भी रह गया वो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो खंड ख 21वां, उस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का नाम लिखना है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है। नहीं कि हमें उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखना है जो कैल्शियम ऑक्साइड है, पानी के साथ अभिक्रिया करता है। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसमें हमें दो चीज़ करनी है। एक नंबर का है हमें कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के साथ अभिक्रिया करते हुए बतानी है, और उसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं इसके आंसर पर। इसका आंसर 21 का संयोजन अभिक्रिया एकल उत्पाद निर्मित होता है, यानी बनता है। ठीक है, जिसमें इस तरीके से आप लिख सकते हो CaO प्लस में H2O को जब अभिक्रिया करें तो CaOH2 बन गया। ठीक है, CaOH2 बन गया, O प्लस में हीट हो गया। अलग इस तरीके से बुना बुझा चूना इस तरीके से बनेगा। उसके बाद एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरीके से होगा। यानी इस तरीके से आपका अभिक्रिया लिखनी आएगी और पक्का आएगी, याद रखना। तो हम मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में प्रत्येक की एक एक भूमिका का उल्लेख करना है, यानी कि हम इनकी भूमिका बतानी है। मानव पाचन तंत्र में इनकी भूमिका क्या है, जैसे कि दीर्घ रोग, गुर्दा अवरोधिनी, लाइपेस, इनकी वो बतानी है भूमिका है। ठीक है, तो इस तरीके का मानव पाचन तंत्र का 101% आएगा, चाहे वो 2 नंबर में आए, 3 नंबर में, फिर 5 नंबर में। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो पहला हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी क्या भूमिका होती है। यह एंजाइम की क्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम बनाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की यह भूमिका होती है कि वह मानव पाचन तंत्र में सुविधाजनक वाला एक अम्लीय माध्यम बनाता है। ठीक है, जो सूक्ष्म जीवों को मार देता है, मिटा देता है। और दीर्घ रोम की क्या होगी भूमिका, तो यह 100 पाचित भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। यानी कि जो रोम होता है, दीर्घ रोम, वह पाचित भोजन को अवशोषित करने के लिए हमारे जो शरीर है उसके अंदर जो क्षेत्र है, जगह है, उसको थोड़ा बढ़ा देता है, ताकि वह अच्छी तरीके से अवशोषित हो सके, अवशोषण हो सके उसका। क्लियर। उसके बाद है तीसरा गुर्दा अवरोधनी। गुर्दा अवरोधनी क्या होता है, गुर्दा अवरोधनी वर्ज्य पदार्थ की बाहरी श्रेपण को नियंत्रित करता है, यानी कि जो हमारा बाहरी श्रेपण होता है उसको नियंत्रित करता है। क्लियर। और चौथा है लाइपेज। लाइपेज क्या होता है, ये आपका लिपिड का पाचन करता है, यानी जो लिपिड होता है उसका पाचन करता है। ठीक है, ये इम्लीस्कृत वसा है। ठीक है, इम्लीस्कृत वसा और लिपिड का पाचन करता है। इस तरीके से आपके पॉइंट लिखना, देख सकते हो सारे आपके ऑफ मार्क्स के हैं, तो इस तरीके से आपके पूछे जाएंगे पक्का। ठीक है, अब अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद देख सकते हो 23वां में इस तरीके से पूछे जाएंगे A और B, इनमें से कोई एक बताना है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो दोनों ही देखते हैं। पहले किसी सुग्राही यानी छुई मुई पादप की पत्ती की गति जड़ों के नीचे की ओर की गति से किस प्रकार भिन्न होती है। यानी कि हमें ऊपर की पत्ती और नीचे की पत्ती में बोला कि सुग्राही छुई मुई पादप की पत्ती की गति जड़ों के नीचे की ओर की गति से किस प्रकार भिन्न होती है, यानी इसमें अंतर बताना है, भिन्न बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो देख सकते हो पहला छुई मुई पादप की पत्ती में गति और जड़ों के नीचे की ओर की गति, यानी इन दोनों में अंतर बताने, भिन्नताएं बतानी है। जैसे कि छुई मुई पादप की पत्तियों की में जो गति होती है वह स्पर्श उद्दीपन होती है। वो गति के लिए किसी प्रकाश की वृद्धि सम्मिलित नहीं होती, यानी कि वृद्धि आ सकते नहीं होती। और यह अदृश्य होती है, अदृश्य। ठीक है, अदृश्य होती है। और जो जड़ों की नीचे की ओर की गति होती है वह दृश्य होती है, यानी इसका उल्टा। और गति के लिए वृद्धि सम्मिलित है, ये भी उल्टा, यानी जितना भी ये सारी चीज़ें इनका उल्टा आपका जड़ों के नीचे की ओर की गति का होगा। यानी कि इस तरीके से आपको डिफाइन करना होता है, यानी कि अगर आपको एक चीज़ के बारे में पता है और दूसरे के बारे में नहीं पता तो उसका उल्टा कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर। अब अगला देखते हैं। उसके बाद देख सकते हो इसके अथवा, अथवे का मतलब होता है ऊपर वाला है फिर नीचे वाला। इसमें कंफ्यूज मत होना, ए बी लिखा है ये मत कंफ्यूज होना। ये देखना अगर अथवा लिखा है तो ऊपर नीचे में से एक करना, वरना ए बी दोनों करने होंगे। लेकिन यहाँ पे अथवा लिखा है मतलब ऊपर या नीचे में से कोई एक करना है। जैसे कि हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन और इसके स्रावित करने वाली ग्रंथि के नाम लिखे, यानी हमें स्रावित ग्रंथियों के नाम लिखने हैं। और हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक का होना महत्वपूर्ण क्यों, ये बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। ठीक है, कभी कभार आ जाता है, तो इस पर भी चांसेस हैं आने के। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो थायरोक्सिन होगा और थायराइड, देख सकते हो थायराइड ग्रंथि होगा।
थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगर हमें आयोडीन की कमी होगी तो हमें घेंगा रोग हो जाएगा, इसलिए हमें नमक खाना होता है। क्लियर। अब देखते हैं अगला। उसके बाद देख सकते हो 24वां, किसी बिंब किसी 15 सेंटीमीटर कोई बिंब है किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है। यानी बोला एक बिंब है जो फोकस दूरी यानी 15 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, रखा हुआ है, और दर्पण द्वारा बनने बिंब के प्रतिबिंब की स्थितियां करनी। यानी कि इसमें हमें बोला गया फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण से कितनी दूर रखा है 10 सेंटीमीटर की स्थिति भी है। तो हम यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, ज्ञात करनी है, पक्का है स्थिति से ज्ञात करने का। ठीक है, अब करते कैसे वो समझो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें हमें यू दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, एफ दिया हुआ है +15। ठीक है, तो ये आपका हाफ नंबर का इतना भी लिख दिया ना अपने, यू ये है एफ ये है, उसी में ही आपके आधे नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है हाफ नंबर का इतना में ही, बस फॉर्मूला लिखोगे ये आपका हाफ नंबर का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला कहता है आई जैसे 1/f में 1/u प्लस में 1/u। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एफ दिया हुआ है कितना 15 पुट कर दोगे, यू दिया हुआ है -10 कर दोगे। उसके बाद इसको यहाँ पे देखते हो इसमें क्या होगा, फिर उसके बाद इसको सेट लिया होगा ताकि माइनस है ना ये प्लस का हो जाए। क्लियर। इसके बाद फिर इसको सोल्व करोगे तो v कितना आ जाएगा आपका, v आ जाएगा +6, तो 6 सेंटीमीटर दूरी पर बना है। तो इस तरीके से इस तरीके का फॉर्मूला आएगा और ये पक्का फॉर्मूला इस तरीके का पुट करने का आएगा, तो करके चले जाना। क्लियर। अब अगला देखते हैं। इसमें बोला गया ये दर्शाइए कि आप 3 प्रतिरोधकों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 6 है किस प्रकार संयोजित करेगा ताकि संयोजन का प्रतिरोध न हो। अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए, यानी आपको इसके बारे में बताना है कि जो 3 प्रतिरोध है उसका प्रत्येक का प्रतिरोध 6 है और इसे किस प्रकार संयोजित करें कि यह संयोजन का प्रतिरोध 9 हो जाए, यानी बढ़ जाए 3। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसकी पुष्टि करनी है। अब देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको इस तरीके से ये बनाना होगा, इस तरीके से पक्का बनाना है। इसमें इस बनाने के ही नंबर हैं। जैसे कथन लिखने अथवा चित्र बनाने पर अंक दे, यानी अगर आपने कथन लिखा उसके भी नंबर होंगे, अगर आपने चित्र बनाया उसके भी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हो इंस्ट्रक्शंस में कि चित्र बनाने पर अंक दे और कथन लिखने, तो दोनों में ही अंक आपको मिलेंगे। तो इसमें आंसर होगा जब 6 के 2 प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में और 6 के तीसरे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो तुल्य प्रतिरोध 9 होगा। इन्हें बोला गया है कि जो 6 है उसको 2 प्रतिरोध 6 के 2 प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में लगा देंगे और जो 6 बचा ठीक है उसे तीसरे प्रतिरोध की श्रेणी में संयोजित करेंगे इस तरीके से। ठीक है, 2 तो इस तरीके से लगा देंगे ऊपर नीचे और एक को इस तरीके से लगा देंगे जिससे हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आपको बताना है। अब अगला देखते हैं और इससे आप सोल्व भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे इस तरीके से आपको सोल्व करना है फॉर्मूला लगा के। ठीक है, RP इक्वल में 1 6 प्लस में 1 6, तो ये RP हो जाएगा आपका 3। ठीक है, जब इसको करोगे उसके बाद जो इसमें आएगा 6 प्लस में 3 कर दोगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। इस तरीके से सोल्व करके भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ करनी है अगर पूछा जाए तो। अब अगला देखते हैं। और इसमें अथवा दिया हुआ है ऊपर वाला का नीचे वाला, इसमें भी आपको दिए गए परिपथ में 2 प्रतिरोध में उपयुक्त शक्ति वॉट में परिकल्पित कीजिए, यानी इसमें आपको ये सॉल्व करना है। ये भी इंपॉर्टेंट 2 नंबर का। 26वां, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते, यानी कि 2 चुंबकीय क्षेत्रीय जो रेखाएं होती है एक दूसरे का प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती ये बताना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर किस तरीके का। इसमें 26वां के स्थिति से 2 पूछे जाएंगे तो इस आंसर देखते हैं कैसे बनेगा। तो बोला 2 चुंबकीय क्षेत्र जो क्षेत्रीय रेखा होती है जो प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद बिंब पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं प्रदर्शित होगी अथवा दिक्सूचक 2 दिशाओं की ओर इंगित करता है जो कि असंभव है, इसलिए वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसमें बोला गया कि अगर मान लो वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उससे क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं प्रदर्शित होगी कि इसमें 2 दिशाएं हैं। ठीक है, और ये होना असंभव है, इसलिए यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्लियर। अब इसका दूसरा देखते हैं और इसी के सेकंड में बोला गया है कि किसी दिए गए प्रतिदेश में एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए आरेख खींचे, यानी इसमें आपको एक आरेख बनाना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, इसका आरेख देते हैं किस तरीके से बनेगा और ये आपका खंड ख का आखिरी है। ठीक है, 26वां देखते हैं इसका क्या होगा।
तो देख सकते हो 26वें के दूसरे में इस तरीके से मानना है कि समदूरस्थ समांतर सीधी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को समान चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ये लाइन लिखनी है कि जो समदूरस्थ समांतर देख तो सीधी रेखा होती है, चुंबकीय सीधी रेखा है समांतर, तो उसको हम समान चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निरूपित कर सकते हैं इस तरीके से। एरो आपको 4 एरो बना देने हैं, क्लियर, एक ही दिशा में इस तरीके से। अब अगला देखते हैं। उसके बाद खंड गय होगा 27वां, जो आपका खंड गय से 3 मार्क्स के स्टार्ट हो जाएंगे। देखते हैं, निम्नलिखित में प्रत्येक की रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक एक रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी इनके रासायनिक समीकरण बताने हैं। पहला रंग में परिवर्तन का रासायनिक समीकरण, दूसरा ताप में परिवर्तन का, और तीसरा अवक्षेप का बनना। और इसके साथ यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि समीकरण के साथ रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, बढ़ता घटना, ठीक है, बढ़ना घटना, अवक्षेपित यौगिकों का उल्लेख भी कीजिए, यानी इसमें उल्लेख भी करना है। 2 चीज़ बतानी है, एक तो इनका परिवर्तन बताना है, रंग का, ताप का, अवक्षेपण का, और उसके रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, हर एक पॉइंट आपका एक एक नंबर की, एक नंबर एक नंबर का, एक नंबर का। अब देखते हैं इसके आंसर कैसे होंगे तीनों के। देख सकते हो खंड गया है 27वां, इसमें पहला होगा रंग में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसका देखते हैं रंग में परिवर्तन का, तो इसमें विलयन हरे रंग का हो जाता है। इसमें रंग में परिवर्तन क्या होता है, इसमें विलयन है हरे रंग का हो जाएगा। इसमें Fe है, इसको CuSO4 से करवाया, तो CuSO4 क्या, नीला। जब उससे करवाया अभिक्रिया तो ये FeSO4 बनेगा, जिससे ये आपका हरे रंग का हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको समीकरण वगैरह का दिखा देना है। क्लियर, अगला देखते हैं। यानी इस तरीके से आपका अभिक्रिया करवानी है 2 की, जैसे Fe प्लस में CuSO4, तो इसमें SO4 है, ये इसके साथ चला गया, तो ये FeSO4 बन गया और Cu अलग हो गया, जिससे हरे रंग का हो गया नीला। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ताप में परिवर्तन। अब ताप में परिवर्तन की बतानी है। ठीक है, तो ताप में परिवर्तन में क्या होगा, इसमें ताप में वृद्धि होगी। ठीक है, ऊपर वाले में क्या हुआ, रंग में हुआ परिवर्तन, हरे रंग का हो गया। दूसरे वाले में क्या हुआ, ताप में वृद्धि होगी। इसमें फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, रासायनिक समीकरण। तो NaOH की करवाई H प्लस में HCl की, यानी कि NaOH की HCl में परिवर्तन अभिक्रिया का है दोनों की, तो NaCl अलग हो गया, और HCl है ये आपका H2O बन गया, और प्लस में ऊष्मा होगी। क्लियर, तो इसमें हुआ क्या, तो ये H आपका इस साइड चला गया और Cl इसके साथ मिल गया। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। और तीसरा था अवक्षेपण का निर्माण। इसमें क्या होगा, तो ये में PbI2 है, यह पीला अवक्षेपित बनता है। कौन सा, पीला। यहाँ पे PbNO3 को हमने प्लस में 2Kl से पी की रखा है, तो ये PbI2 प्लस में 2KNO3 बनी, यानी पीले रंग का हो गया। ठीक है, इससे इसमें रंग में परिवर्तन हुआ, इस तरीके से आपको बताना है। उसके बाद 28वां, इसमें आपको इस तरीके से 3 यानी कि जो भी आपके 3 नंबर वाले हर किसी में आपको 2 3 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें 28वें के तीनों पढ़ते हैं, उसके बाद तीनों के आंसर देखेंगे। टमाटर के जूस के किसी नमूने का pH 4.6 है, इस जूस का जो स्वाद है वो कैसा होगा, इसका हमें बताना है। दूसरे में बोला गया है कि हम किसी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के बीच विभेदन जलीय विलयन में आयन बनने के पदों में किस प्रकार करते हैं, यानी कि इसके आंसर हम पहले अलग अलग समझते थे कि आपको डिटेल में समझ आए। पहले बोला गया टमाटर के जूस के नमूने का pH 4.6 है, तो उसका स्वाद कैसा होगा, पहले इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टमाटर के जूस का जो स्वाद होगा हल्का खट्टा होगा, क्योंकि इसमें pH 4.6 है, इंगित करता है। जो टमाटर का जूस एक अम्ल है और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इसलिए खट्टा होगा। याद रखना, अम्ल की विशेषता ये होती है वह स्वाद में खट्टे होते हैं। क्लियर, अब उसके बाद अगला देखते हैं पॉइंट दूसरे में क्या बोला गया है। दूसरे में बोला गया है कि हम किसी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के बीच विभेदन जलीय विलयन में आयन बनने के पदों में किस प्रकार कर सकते हैं, यानी बोला है पदों में किस प्रकार करते हैं, यानी में प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के बीच विभेदन करना है। ठीक है, और उसके बारे में बताया जाना है कि आयन बनने के पद किस प्रकार होते हैं, यानी कि आयन के पद कैसे बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अम्ल है जो H प्लस है और H3O प्लस है। ठीक है, तो आयन अधिकतम में देते हैं प्रबल अम्ल होते हैं, और जो क्षारक होते हैं जो कम होते हैं OH माइनस में होता है, माइनस आयन देते हैं। वह दुर्बल क्षारक होते हैं, यानी कि H प्लस में होगा तो वह आयन अधिकतम देता है, वह प्रबल अम्ल होता है। और जो क्षारक होता है वह कम OH माइनस, यानी वो माइनस में होता है। ठीक है, यानी जो क्षारक होता है वो माइनस में होता है, अम्ल होता है प्लस में, और अम्ल आपका अधिकतम देता है आयन, और जो क्षारक होता है कम आयन देता है, माइनस में देता है। और क्षारक होता है वह दुर्बल क्षारक होता है। ठीक है, और जो अम्ल होता है वह प्रबल अम्ल होता है। क्लियर, इस तरीके से आपको पॉइंट लिखने हैं। अब अगला देखते हैं। उसके बाद तीसरा, ठीक है, अम्लीय वर्षा का जल जलीय जंतुओं की उत्तरजीविता को कठिन बना देता है।
तो ऐसा किस प्रकार होता है, यानी कि अम्लीय वर्षा है ना, वो जो जलजलीय जो जंतु होते हैं उसके लिए हानिकारक बनाता है, कठिन बनाता है। ठीक है, वो बताने कैसे होता है। अब इसका आंसर देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो इसमें होगा कि जो जीवित प्राणी होते हैं उसमें पीएच परिसर 7.0 से 7.8 तक ही जीवित रह सकते हैं। इसमें बोला गया जो जीवित प्राणी है वो पीएच परिसर में 7.0 से लेकर 7.8 तक ही जीवित रह सकते हैं। अतः अम्लीय वर्षा होती है वह 5.6 होती है। ठीक है, के कारण नदी के जल की पीएच कम होने पर जलीय जीव जो जीव होते हैं जलीय जीव उसमें उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। यानी ये आपका पॉइंट होगा कि जो पीएच परिसर होता है वह 7.0 से 7.8 तक ही जीवित प्राणी जिंदा रह पाएंगे। ठीक है, ये आपका होगा इस तरीके से आंसर। अब अगला देखते हैं। यानी कि इस तरीके से 3-3 नंबर के होंगे, इसमें आपको 3-3 दिए जाएंगे एक नंबर के, तो आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 29वां, बड़े साइज के शरीर वाले बहुकोशिकीय जीवों को सब्सटेंट वर्णन की आवश्यकता क्यों होती है। नहीं, इसमें आपको 2 दिए होंगे इस तरीके से, एक आपका 2 नंबर का और एक आपका 1 नंबर का होगा। तो पहले में बोला 29वें में कि जो बड़े साइज के शरीर वाले जो बहुकोशिकीय जीव होती है उन्हें सब्सटेंट वर्णन की आवश्यकता क्यों होती है। अब इसका आंसर देखते हैं क्या बनेगा। तो इसका आंसर होगा कि अकेला विसरण या विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। नहीं बोला गया है जो अकेला विसरण होता है वह विसरण दाब है ना उसको शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने में अपर्याप्त होता है, यानी कि इतना प्रबल नहीं होता कि वह सभी अंगों में ऑक्सीजन को पहुंचा सके, इसलिए। क्लियर। उसके बाद दूसरा देखते हैं। तीसरे का दूसरा है, इसमें हमें कारण बताने हैं। ठीक है, इन सभी के जैसे कि कंठ में उपास्थियों के वल्य उपस्थित होते हैं, तो जो कंठ में उपास्थि होते हैं उसमें वल्य उपस्थित होते हैं, इसका कारण क्या है वो बताना है। ठीक है, पहले इसका कारण देखते हैं। तो जो कंठ में आपकी उपस्थित होती है, ठीक है, यह सूचित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो, यानी कि जो वायु का मार्ग होता है हम सांस लेते हैं वह भटके ना, वह एक जगह पहुंचे जहाँ उसकी आवश्यकता है, इसलिए। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर यही होगा कि जो कंठ में उपास्थि होते हैं उसका कार्य ये होता है कि वो वायु को सही जगह पहुंचाना, यानी जो हम सांस लेते हैं वायु जाती है उसको सही जगह पहुंचाना होता है। बी बोला है कि फुफ्फुसों में सदैव वायु का अवशिष्ट, देखो अवशिष्ट आयतन रहता है, यानी जो फुफ्फुसिया है उसमें सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रहता है, तो वह क्यों रहता है, कारण बताना है। ठीक है, तो इसके कारण में लिखोगे कि बी में बोला गया कि ऑक्सीजन के अवशोषण एवं कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, इसलिए। ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके अवशोषण में और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, इसलिए इसके अंतरिक्ष फुफ्फुस में सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रहता है। ठीक है, आयतन रहता है, इसलिए आवश्यकता होती है। क्लियर। उसके बाद सी, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठ जाती है और देखो डायफ्राम चपटा हो जाता है, यानी जब सांस लेते हैं, जब हमने सांस लिया तो जो हमारी पसली है वो ऊपर उठती है। ठीक है, और जो डायफ्राम है वो चपटा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, कारण बताएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछिए आप। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वसगुहिका बड़ी हो जाती है। क्यों होता है, किस कारण होता है, मैं कारण बताना है। ठीक है, इसका कारण ये होगा क्योंकि जो वसगुहिका होती है, ठीक है, वह बड़ी हो जाती है जिसके कारण जो हमारी पसली होती है वह फूल जाती है। ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। तो इसमें बोला गया कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है, कि विस्तृत जाल क्यों होता है। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि गैस का विनिमय हो, तो गैस के विनिमय होने के कारण जो हमारी वाहिका होती है वह विस्तृत जाल होती है। ठीक है, जाल की तरह होती है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको बताने हैं। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। उसके बाद 30वां का, इसमें प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा लिखनी है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। प्रवाह आरेख की सहायता से छींकने जैसी प्रतिवर्ती क्रिया का पथ दर्शाइए, कि मैं बोला प्रतिवर्ती क्रिया बतानी 1 नंबर का, और उसकी आरेख की सहायता से हमें छींकने जैसे प्रतिवर्ती क्रिया का पथ दर्शाना है। ठीक है, ये बोला गया। अब देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से बनेगा। यानी कि इसमें आपको पहले बताना है कि अचानक या तात्सरिक क्रिया जो पर्यावरण या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। परिभाषा है कि जो अचानक, ठीक है, या फिर तात्क्षणिक क्रिया है जो पर्यावरण या उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरण है छींकना। अब छींकना क्या होगा कि इसमें पहले इस तरीके से होगा उद्दीपन,
फिर है ग्राही, ठीक है, नासिका में। वो वह संवेदी तंत्रिका होगा, संवेदी तंत्रिका से मेरु रज्जु होगा, फिर मेरु रज्जु से जाएगा प्रेरक तंत्रिका में, फिर होगा कार्यकर में, फिर होगा अनुक्रिया। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें दर्शाना है क्रिया के रूप में, इस तरीके से। और अन्य कोई उदाहरण भी आप दे सकते हो, इसमें लिखा हो उसके भी आपको नंबर दिए जाएंगे। नहीं, जो ये क्रिया से आपने दर्शाई इसके 2 नंबर होते हैं। क्लियर। अब अगला देखते हैं। उसके बाद 31वां नीचे दिया गया एक आरेख है। इसमें आपको ये इस एक आरेख तो पक्का ही आता है, इस तरीके का आरेख 101% आता है, तो रट जाना बाद पहले बता रहा हूँ, आता ही आता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि इस आरेख द्वारा निरूपित दृष्टि दोष का नाम लिखना है कि कौन सा दृष्टि दोष है। ठीक है, तो इसका दृष्टि दोष है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो ये होगा। और बोला इस दोष के 2 कारण बताने हैं, सूची बतानी है। तो पहले सूची देखते क्या होगी 2 कारण की। तो सूची में आप लिख सकते हो कि देखो, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना और नेत्र गोले का छोटा हो जाना। नेत्र का गोला छोटा हो जाएगा और फोकस दूरी अधिक हो जाएगी, जिससे हमें दृष्टि दोष होगा। इसका कारण में लिखोगे कि प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है और व्यक्ति का निकट है वो बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, इस तरीके से होगा। और नेक्स्ट तो इसी के तीसरे में बोला गया आरेख की सहायता से यह दर्शाने की दृष्टि दोष का संशोधन किस प्रकार किया जाता है, उसे ठीक कैसे करेंगे वो बताना है। ठीक है, तो देख सकते हो उसे ठीक। इससे पहले इसको आपको इस तरीके से दर्शाना है दोस्तों। इसका आपका 1 नंबर है और जो आपने देखे पॉइंट लिखा इसके आधे नंबर, इस तरीके से डिवाइड होता है 3 नंबर का। तो इसलिए कहते हैं आप लिख के आओ, ताकि आपने 1 पॉइंट लाइन भी से लिखो, उसका हाफ नंबर आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको दर्शाना है कि इसमें इस तरीके से लेंस लगाएंगे, जिससे हमारी जो दृष्टि दोष है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमें साफ साफ दिखने लग जाएगा। तो इसमें NN होगा। ठीक है, दृष्टि दोष नेत्र का निकट बिंदु और सामान्य नेत्र का निकट बिंदु। ठीक है, NN इस तरीके से आपको दर्शाना है, यानी कि आपको इस तरीके से बना कर दिखानी। ये आपकी आँख है, ये आपका लेंस लगा है इस तरीके से। ठीक है, और ये आपका इस तरीके से वस्तु दिखने लग गई, इस तरीके से होगा। क्लियर। अब अगला देखते हैं। उसके बाद है 32वां, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाले नियम का नाम लिखना है कि जो दिशा होती है उसको निर्धारित करने वाला नियम क्या होता है उसका नाम बताना है। जैसे कि पॉइंट में बोला गया है पहले में बोला गया है कि किसी धारावाही सीधी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, नहीं बोला किसी धारावाही है और सीधी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो वह कौन सा नियम होगा। ठीक है, तो वह नियम क्या कहलाएगा पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो नियम क्या आएगा, देख सकते हो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम होगा। ठीक है, ये नाम याद रखना, ये नियम पक्का आएगा। वाम हस्त, दक्षिण हस्त, ठीक है, या अंगूठे वाले जितने भी याद है पक्का आएंगे। इनमें से एक एक पक्का आएगा, या तो 5 नंबर के में, फिर 3 नंबर के मैं कर जाना भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका होगा दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। अगला पहले का ही दूसरा है कि हमें कोई विद्युत धारावाही चालक है उसको दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ना है कि जो उसकी विद्युत धारा होगी उसकी दिशा की ओर संकेत करेगी। ठीक है, इसमें बोला है कि यदि किसी धारावाही चालक को हम अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि जो अंगूठा है वह विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, अंगूठा हमारा, तो जो अंगुलियाँ होंगी वह चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है उसकी दिशा में लिपटी हुई हमें दिखाई देगी, लिपटी होगी। ये आपको इस तरीके से लाइन लिखनी है। क्लियर। उसके बाद इसी का 32वें का दूसरा बोला है किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित धारावाही सीधी चालक पर आरोपित बल की दिशा बतानी है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें लंबवत स्थित धारावाही सीधी चालक पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी और इसका नियम क्या होगा वो देखते हैं। तो ये आपका होगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, और ये फ्लेमिंग का वाम हस्त 101% आएगा, तो पर करके चले जाना। और इसका कारण क्या है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम का, कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा तक अंगूठे को इस प्रकार फैलाए, अंगूठे को इस तरह फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। ठीक है, लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यम चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा तथा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इस तरीके से स्पीड डेफिनेशन लिखनी है। तो ये अपना दोस्तों फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़ के चले जाना, पक्का पूछा जाएगा। उसके बाद 33वां ए और बी, इसमें से भी आपको कोई एक करना है, 3 नंबर का है और एक खंड गैप का आखिरी है। अभी हम इस फिलहाल इतना ही करवा देंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इतना ही कर लेते हैं। 33वां अभी कर लेते हैं एक बार। 33वां ए, दोस्तों पादप, हरिण यानी मृग और शेर, ये आपकी एक श्रृंखला है, हार श्रृंखला। और ये हार श्रृंखला हर बार आती है 3 और 5 नंबर की, तो हार श्रृंखला रट कर चले जाना। बाकी इस हार श्रृंखला का कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स में हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो टेंशन मत लेना। बाकी हार श्रृंखला इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मतलब पादप है, हरिण यानी मृग और शेर है। उपरोक्त हार श्रृंखला में दूसरे पौष्टिक स्तर के सभी जीवों को हटाने का प्रभाव पहले और तीसरे पौष्टिक स्तर पर क्या होगा, नहीं बोला गया कि जो हार श्रृंखला है उसमें हम दूसरे पौष्टिक स्तर को हटा देंगे, हटा दिया तो उससे बाकी जीवों
पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना है। और यदि तीसरे पोषक स्तर के सभी जीव आहार जाल में उपस्थित होते तो उन पर क्या यही प्रभाव होता जो जैसे उपरोक्त आहार श्रृंखला में हुआ है। तो पुष्टि करनी है, यानी कि इस आहार श्रृंखला के हिसाब से हमें ये बताना है कि यदि हम दूसरे पौष्टिक स्तर के सभी जीवों को हटा देंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तीसरे पौष्टिक स्तर पर। और यदि हम तीसरे पौष्टिक स्तर के सभी जीवों को आहार जाल में उपस्थित होते तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता वो बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते क्या होगा। तो इसका होगा पहला, प्रथम पौष्टिक स्तर में जो होते हैं पादपों यानी प्रथम पौष्टिक स्तर के जीवों की संख्या में वृद्धि होगी। पहले संख्या बहुत अधिक हो जाएगी प्रथम पौष्टिक स्तर की, क्योंकि द्वितीय वाले खाएंगे नहीं, हट जाएंगे इसलिए। और जो शेरों की संख्या है वह तृतीय पौष्टिक स्तर के जीवों की संख्या में कमी होगी, यानी तीसरे शेर है वो कम हो जाएंगे क्योंकि वह दूसरे पौष्टिक स्तर को नहीं खा पाएंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जो पहला है वो अधिक हो जाएगा संख्या में, और बीच वाला तो हटा दिया है, इसलिए जो तीसरे स्तर का होगा वह कम होती जाएगी उनकी जनसंख्या। क्लियर, उसकी ये होगा। उसके बाद इसमें बोला गया नहीं, क्यों, क्योंकि उन स्तरों के सभी जीवों को हर जाल में भोजन का विकल्प मिल जाता है कि उन्हें हर प्रकार का विकल्प होता है। दूसरा नहीं होगा तो वह भूखे नहीं मरेंगे, वह किसी और का शिकार करेंगे, उससे अपना जो प्रोटीन है, ठीक है, आहार है वो ग्रहण करेंगे। तो इसी का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसी का अथवा दिया हुआ है, अथवे का भी पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ये भी आ सकता है। जैसे कि भी बोला है कोई गैस एक्स है तो हमें एक्स का नाम बताना है कि एक घातक विष है, ठीक है, एक्स, और वायुमंडल के ऊपरी स्तर में पाई जाती है और यह आवश्यक प्रकाश का संपादन करते हैं। बोला कि एक्स एक घातक विष है तो वायुमंडल के ऊपर पाई जाती है, उसका नाम बताना है, ठीक है। इस गैस का नाम बताना है पहली चीज़, और वायुमंडल में इस गैस के प्रकाश का उल्लेख करना है दूसरी चीज़, और इस गैस के स्तरों के घटने से किस प्रकार रसायन का नाम जुड़ा हुआ है, रसायन का नाम भी बताना है। और इस गैस की परत की सतही को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा क्या कदम उठाए गए वो बताने में। चार चीज़ बताए, पहले एक्स का नाम, वायुमंडल पर इसके गैस के प्रकार का उल्लेख करना है, तीसरा इसके घटने से रसायन का नाम जुड़ा हुआ है वो बताना है, और इसमें गैस की परत की सतही को रोकने के लिए हमें कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जो कदम उठाएगा उसके बारे में बताना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या होगा। इसमें बी का पहला होगा कि एक्स का नाम क्या होगा, ओजोन। यह सूर्य के आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होते हैं उसे पृथ्वी की रक्षा करती है, ठीक है। और यह CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और यह CFC के उत्पादन है उसको 1986 के स्तर पर रोकने के लिए एक समझौता करने में सफलता मिली। यह रहित रेफ्रिजरेटर का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका खंड गया ये आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा दिया जाएगा, पार्ट 3 में। तो ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, इसलिए अभी के लिए इतना ही। कोई डाउट तो कमेंट में लिख दो, आने वाले समय में आपको और सारी वीडियो मिलेगी, तो अपनी तैयारी भी अच्छे से करो और हमारी जो वीडियो होगी वो भी आप देखते रहना ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो सके। तो अपनी तैयारी भी रखना। बाकी आपका पेपर था पिछले साल का, हमने आपको थोड़ा बहुत करवाया, खंड गया रह गया, उसके बाद के जो रह गए पार्ट्स वो अगली वीडियो में हम करवा देंगे। अभी के लिए इतना ही, हमको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।